जय हिंद मित्रों। आज हम आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए, कुछ दिन विलम्ब होने के कारण जो था कि मेरा आज अभी जो है कि एलएनएमयू जो यूनिवर्सिटी है उसमें गेस्ट टीचर में हो गया, जिसके कारण अभी कुछ दिन तक आप लोग को लगातार हम वीडियो जो है कि नहीं डाल पाएंगे, लेकिन आगे चल के प्रयास हम करेंगे कि हो सके। चलिए देखिए, अभी जो है कि आपको हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो देखिए, पहला क्वेश्चन है, थॉमस बेलफेयर के अनुसार और थॉमस ब्लेयर के अनुसार पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है। यानी पृथ्वी पे जो ऊर्जा आती है सूर्य के द्वारा, तो उसको थॉमस ब्लेयर के अनुसार क्या कहते हैं? सौर विकिरण, सूर्याभिताप, पार्थिव विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी के आती है तो वह शॉर्ट वेव से आती है, और शॉर्ट वेव से जो आती है तो वहाँ जो होता है इस सूर्या अभिताप कहते हैं। अब देखिए, यहाँ सर्वाधिक सूर्या अभिताप कहाँ पाया जाता है? तो सूर्या अधिक देखते हैं कि सर्वाधिक जो विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर और ध्रुव के ऊपर। तो देखिए, सबसे अधिक सूर्याभिताप जो है कि सबसे अधिक प्राप्ति जो होती है वह विषुवत रेखा पे होती है। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होती है उस समय जो होता है कर्क रेखा पे, और जब दक्षिणायन की स्थिति में होती है तो मकर रेखा के ऊपर होती है, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर आकाश हमेशा साफ रहता है। लेकिन जब वार्षिक सूर्याभिताप की बात होती है तो उसमें सबसे अधिक विषुवत रेखा के ऊपर होती है, जो इस क्वेश्चन के अनुसार विषुवत रेखा के ऊपर है। किसी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उसके अक्षांशीय तापमान के औसत के मध्य के अंतर को कहा जाता है। यानी किसी स्थान विशेष के औसत तापमान और उसके अक्षांशीय जो है तापमान के औसत के मध्य के अंतर को कहा जाता है तापीय व्युत्क्रमण, तापक्रम विसंगति, अक्षांशीय विसंगति और तापीय अनुकूलता। तो देखिए, यह जो किसी स्थान विशेष का जो तापमान है और उसके अक्षांशीय तापमान का जो औसत होती है उसके अंतर को कहते हैं तापक्रम विसंगति। चौथा क्वेश्चन है, उच्च वायुमंडलीय तापमान की विलोमता का प्रमुख कारण है। यानी उच्च वायुमंडलीय तापमान विलोमता का प्रमुख कारण क्या है? चक्रवात, ओजोन गैस की उपस्थिति, जेट स्ट्रीम, पार्थिव विकिरण। तो यह जो है ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण होती है, क्योंकि जब ऊपर बढ़ने पे क्या होता है कि ओजोन गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। जो ओजोन गैस जो होती है ऊपर की वायुमंडल को गर्म कर देती है, उसके अपेक्षा निचली वायुमंडल जो होती है ठंडी होती है। इसी को कहते हैं तापमान की विलोमता, यानी इन्वर्सल टेम्परेचर। अब देखिए कि सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है। यानी अर्थ के ऊपर किसी भी प्लेस पे अगर हम हैं तो वहां सर्वाधिक तापमान किस समय अंकित किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन में है प्रातः 11 बजे, दोपहर 12 बजे, अपराह्न 2 बजे और अपराह्न 4 बजे। तो सबसे अधिक जो देखते हैं दोपहर के 12 बजे के बाद सर्वाधिक जो तापमान अंकित की जाती है, जो कि अपराह्न के 2 बजे के आसपास जो देखिएगा सर्वाधिक किसी भी प्लेस पे जो होती है कि तापमान अंकित की जाती है। अगर आकाश साफ हो तो, अगर आकाश जो कि अगर तेज आंधी चलने लगे अथवा बादल लग जाए तो उस समय इफेक्टेड हो जाती है। अगर आकाश पूर्ण रूप से साफ होती है तो दोपहर के 2 बजे के आसपास जो होती है कि सर्वाधिक तापमान अंकित की जाती है। निम्नांकित में से कहां पर दिन अथवा रात सबसे बड़ी होती है? यानी देखिए कि दिन और रात की अवधि सबसे लंबी कहां होती है? तो यहाँ ऑप्शन में है ध्रुव, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तो देखिए, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ बढ़ते जाते हैं तो उसमें रात और दिन की अवधि में वृद्धि होती है। जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होती है तो ध्रुव के ऊपर 6 महीना के दिन होता है और 6 महीना के रात होते हैं। जब वही दक्षिणायन की स्थिति में होती है तो दक्षिणी ध्रुव पे जो होती है कि 6 महीना के दिन हो जाती है। तो सबसे लंबी दिन और रात जो होती है ध्रुव पे होती है। वायु दाब दर्शाया जाता है, यानी वायु दाब को हम किस मेजरमेंट के द्वारा चाहे कैसे हम दर्शा सकते हैं? तो देखिए, वायु दाब को दर्शाने के लिए किसी भी मानचित्र पर देखते हैं ऑप्शन जो दिया गया है समदाब रेखा के द्वारा, समताप रेखा के द्वारा,
तल रेखा के द्वारा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि वायु दाब को दर्शाने के लिए समदाब रेखा का प्रयोग किया जाता है। समदाब रेखा उसको कहते हैं, सामान्य वायु दाब वाली जो स्थान होता है उसको जब एक रेखा के द्वारा मिलाई जाती है तो उसको समदाब रेखा कहते हैं। और वह मानचित्र अगर समदाब रेखा का अगर जब मानचित्र तैयार हो जाती है तो उसको आइसोप्लेस कहते हैं। यानी सामान्य वायु दाब वाली जितने भी स्थान होती है उसको एक रेखा के द्वारा मिला दी जाती है, उसी को समदाब रेखा करते हैं। यानी समदाब रेखा के द्वारा वायु दाब को दर्शाया जाता है। तापमान के कम होने पर वायु दाब, यानी तापमान जब घटती है, कम होती है, तो वायु दाब में क्या प्रभाव होगा? तो कहता है अधिक होता है, कम होता है, मध्यम रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है। तो देखिए तापमान और वायु दाब में नकारात्मक संबंध होता है। तापमान बढ़ती है तो वायु दाब घटती है, तापमान घटती है तो वायु दाब बढ़ती है। तो यहां पे क्या होगा? तापमान कम होने पर वायु दाब क्या होगा? अधिक होगा। जैसे आप भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं, जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होती है तो भारतीय जिस समय की टेम्परेचर बहुत अधिक होता है तो वहां क्या होता है, भारत का जो मैदानी भाग है वह एलपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लो प्रेशर में। लेकिन जैसी वह दिसंबर के महीना आती है तो वही मैदानी भाग जो होता है कि एचपी में कन्वर्ट हो जाता है, उच्च वायु दाब में। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है कि चिनुक हवाएं पाई जाती है, यानी एक चिनुक हवा है जो लोकल विंड है, वह कहाँ पे पाई जाती है? तो देखिए ऑप्शन में है फ्रांस में, चीन में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में। तो देखिए उत्तरी अमेरिका और कनाडा में जो है, जो आपको शीतकाल में जब बसंत की आगमन होती थी उसके पहले एक हवा चलती है जिसको चिनुक हवा कहते हैं। तो चिनुक हवा कहाँ पे चलती है? उत्तरी अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में की जो ग्रेटर प्लेन एरिया है, इसको हिमभक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि चिनुक हवा के चलने से क्या होता है कि उस प्लेन वाली जो एरिया होती है उसमें एकाएक तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण शीतकाल में जो हिम का एक चादर जो छाया हो रहता है वह एकाएक गल जाती है, जिसको हिमभक्षी, जिसके कारण चिनुक हवा को हिमभक्षी भी कहा जाता है। ठीक, आप उत्तरी अमेरिका कहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। उत्तरी अमेरिका जैसी कहें तो क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों उसमें इंक्लूड हो जाएगी। अब देखिए रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? यानी रॉकी पर्वत का देखिए क्या है, रॉकी पर्वत का जो फैलाव है वह उत्तर से दक्षिण के तरफ है, और उस पे जो है कि जब पश्चिमी छोड़ते जो प्रशांत महासागर देखते हैं तो प्रशांत महासागर से जब हवा जो आर्द्र होकर ऊपर उठती है और जब उसकी आर्द्रता कुछ ऊपर उठने के बाद क्षय हो जाती है तो वह हवा और गर्म होकर ऊपर उठती है, और जब ऊपर जाने के बाद वह हवा जब भारी होती है तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के तरफ या नीचे उतरने लगती है, और पूर्वी ढाल के सहारे या नीचे जब उतरती है तो ऊपर से जब हवा नीचे बैठती है तो दबाव के कारण, यानी दाब उसकी बढ़ जाती है, दबाव के कारण उसमें तापमान की वृद्धि होती है, और तापमान में एक वृद्धि होने के कारण वहाँ की पूरे जो आइस शीट होती है वह पिघल जाती है। तो यह आप देखें कि कहाँ पे है, जो यहाँ देखें रॉकी पर्वत के जो पूर्वी ढाल पे जो उतरने वाली हवा जो है उसको चिनुक कहते हैं। अब देखिए डोल्ड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं, यानी डोल्ड्रम जो एरिया है उसको किस क्षेत्र को कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है विषुवत रेखीय क्षेत्र, कर्क रेखीय क्षेत्र, मकर रेखीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र। तो देखिए जब यह पृथ्वी को अगर मान लीजिए कि हमने बनाया और यहाँ पे क्या है कि यह एक विषुवत रेखा होता है और 5 डिग्री उत्तर यानी नॉर्थ में, यानी 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का यह जो पेटी होता है, यह जो बेल्ट होता है, यानी 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, इसी को कहते हैं डोल्ड्रम रीजन, जहां वायु जो होता है कि शांत होती है क्योंकि उसकी गति डायरेक्ट गर्म होकर ऊपर उठती है, और इसी डोल्ड्रम रीजन में जो वर्षा होती है उस वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। क्लियर? तो यह जो है कि क्या है, विषुवत रेखीय क्षेत्र होगा।
यानी डोलड्रम वाली जो क्षेत्र है वह कौन सा है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र, यानी 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण की जो पेटी होती है उसको हम कहते हैं डोलड्रम एरिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प के विमुख ढाल पर बहने वाली हवा को किस नाम से जानते हैं। यह भी हवा एक लोकल हवा है, तो देखते हैं फोहन कहते हैं, चिनूक कहते हैं, बोरा कहते हैं, मिस्ट्रल कहते हैं। तो यह स्विट्जरलैंड जो देख रहे हैं कि इसके उत्तरी आल्प पे बहने वाली जो हवा है वो फोहन है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से गलत जोड़ा को बताइए। तो यहां कह रहा है कि चीन सागर में जो है यानी कि एक बवंडर हवा जिसे आप अपने यहाँ बवंडर कहा जाता है, तो जो चलती है उसको टाइफोन कहते हैं। भारत में कहता है चक्रवात कहते हैं, पूर्वी द्वीप समूह में हरिकेन कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। तो देखिए यह चीन सागर में टाइफोन कहते हैं, यह सही है। भारत में चक्रवात कहते हैं, यह भी सही है। आपको ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं, यानी वह भी सही है। यह पूर्वी द्वीप समूह में जो हरिकेन कह रहा है यह गलत है। हरिकेन पश्चिमी द्वीप समूह में कहा जाता है, यानी पश्चिमी द्वीप समूह जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में जो पश्चिमी द्वीप समूह है वहां पे जब तीव्र गति से जो हवा चलती है उसी को कहा जाता है हरिकेन, और भारत में उसको चक्रवात। चलिए देखिए व्यापारिक हवाएं होती है, यानी व्यापारिक हवा होती है, क्या होती है, नियमित होती है, अनियमित होती है, अंशतः अनियमित होती है और इनमें से कोई नहीं। तो व्यापारिक हवा की दिशा जो होती है एक ही दिशा में वह सालों भर प्रवाहित होती रहती है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, नियमित होती है। यानी व्यापारिक हवा के दिशा में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होती है। इसको हम परमानेंट विंड भी कहते हैं, इसको ग्रहीय पवन भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको प्लानेटरी विंड भी कहते हैं। और यह 3 प्रकार की होती है। एक आप देखें जो व्यापारिक हवा है, दूसरा जो है पछुआ हवा है, तीसरा जो ध्रुवीय हवा है। यह तीनों जो होती है जो ग्रहीय पवन है। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर के बीच की जो पेटी होती है जिसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, उसी प्रकार दक्षिण की तरफ चलते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण जो होती है उसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी कह सकते हैं कर्क रेखा और अंटार्कटिक आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त की जो पेटी होती है वह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होती है। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है वह वर्षा चक्रवातीय वर्षा होती है। वहां क्या होता है कि चक्रवातीय वर्षा होती है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र देखते हैं क्या है कि इक्वेटर के तरफ से जो उष्ण हवा यानी गर्म हवा जो होती है वह ध्रुव के तरफ चलती है, और ध्रुव से जो हवा होती है ठंडी हवा वह चलती है इक्वेटर के तरफ। और यही शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में दोनों चक्राती है, और वहां पे जो बारिश होती है वह चक्रवातीय बारिश होती है। वहां फ्रंट की भी उत्पत्ति होती है, जो आपको जब फ्रंट और चक्रवात के बारे में बताएंगे तो उसको समझाएंगे। अब देखिए कपासी मेघ पाए जाते हैं, यानी मेघ का अलग अलग रूप होता है जिसमें आपको एक कपासी मेघ कहता है। कपासी मेघ जो होती है वह कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। तो यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई कहा जा रहा है, 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई कहा जा रहा है, 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई कहा जा रहा है और 21 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई कहा जा रहा है। तो आप देखिए कि कपासी मेघ जो होता है वह 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पे कपासी मेघ पाई जाती है। यानी 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो मेघ होता है उसको कपासी मेघ कहते हैं। जल के जलवाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है। यानी जल जब जलवाष्प में परिवर्तन होता है तो उस क्रिया को कहते हैं संघनन, अवक्षेपण, संतृप्तिकरण और वाष्पीकरण। तो देखिए जल जब जलवाष्प में कन्वर्ट होता है, तब्दील होता है जब गर्म होने पे, तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं।
जैसे आप लोग अगर घर पे खाना बनाते हैं चावल, तो देखते हैं कि चावल में क्या है कि चावल के साथ पानी रखते हैं और नीचे से जब हीट देते हैं तो वह जल जो होता है कि वाष्प में कन्वर्ट होकर ऊपर उठने लगती है, उसी को कहते हैं वाष्पीकरण। यानी जल जब वाष्प में कन्वर्ट होता है तो किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ क्या है कि निम्न में से कौन सा बादल अधिक वर्षा करती है। बादल का अलग अलग रूप होता है जिसमें से कहा जा रहा है कि कौन सा बादल अधिक वर्षा करती है। तो देखिए पहला जो कह रहा है कि कपासी है, कपासी वर्षा है, वर्षा स्तरीय है, पक्षाव स्तरीय है। तो देखिए वर्षा स्तरीय मेघ जो होती है वह सबसे अधिक बारिश करती है। जो आप देखते हैं कि काला बादल जब आपको दिखाई पड़ता है और वह घनघोर बारिश करती है तो उसी को वर्षा स्तरीय मेघ कहते हैं, जिससे सबसे अधिक बारिश होती है। अब देखिए भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी स्थित है, यानी भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी कहा जाए, भूमध्य रेखीय भूमध्य सागरीय जलवायु कहा जाए, तो देखिए कि वह पेटी किस में है स्थित। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है 30 से 40 डिग्री अक्षांशीय पेटी, 40 से 50 डिग्री अक्षांशीय पेटी, 30 से 35 डिग्री अक्षांशीय पेटी और 40 से 60 डिग्री अक्षांशीय पेटी। तो देखिए 30 से 35 डिग्री अक्षांशीय पेटी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में महादेश के पश्चिमी छोर पे जो है वहां पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जहां पे भूमध्य सागरीय वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय वर्षा का नेचर होता है कि ग्रीष्म काल शुष्क होता है, शीतकाल आर्द्र होता है, यानी ठंडा के समय में वर्षा होगा और ग्रीष्म काल में क्या होगा कि सूखा रहेगा। और ऐसी नेचर जहां होता है वहां पे जो फ्रूट होती है वह साइट्रिक फ्रूट होती है, खट्टा, और वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वाइन का होता है, कि उत्तम कोटि का जो फ्रूट होता है जैसे अंगूर और ये नारंगी सब का देखते हैं कि जो वाइन बनती है, तो भूमध्य सागरीय पेटी के जो रेंज है, रीजन है, उसमें देखिए कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उत्तम कोटि की वाइन मिलती है जो वहां के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो यह 30 से 45 डिग्री अक्षांशवृत्त होती है। अब देखिए विषुवत रेखा से ध्रुव के तरफ आने पर तापमान, जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव के तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो तापमान में ह्रास होते जाता है, यानी तापमान घटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। अगर ध्रुव से हम विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो तापमान में वृद्धि होगी, और विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो तापमान में ह्रास होगा। अब देखिए कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप देखिए क्या है कि यह हो गई और यह हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, यह हो गया 23.5 डिग्री साउथ, और यह दोनों के बीच की जो पेटी है यह पेटी क्या कहलाता है? तो यह पेटी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, यानी ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर जो होता है गर्मी रहता है। किसी भी महीना में 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान नहीं होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को ठंडा कपड़ा जो जैसे देखते हैं कि वूलन क्लॉथ का यूज की जरूरत नहीं होती है, यानी यह क्षेत्र जो देखें। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। अब देखिए CFC का विश्व में सबसे अधिक उत्सर्जन कौन सा देश करता है? CFC का विश्व में सबसे अधिक उत्सर्जन कौन सा देश करता है? तो ऑप्शन में देखिए जापान है, चीन है, USA है, भारत है। तो देखिए CFC का सबसे अधिक उत्सर्जन जो करता है वह चीन करता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया जाए कि CFC का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे अधिक उत्सर्जन कौन करता है, यानी पर व्यक्ति जो है प्रत्येक व्यक्ति CFC का सबसे अधिक उत्सर्जन कौन करता है, तो उस स्थिति में उसका आंसर अमेरिका होगा। लेकिन टोटल जब पूछती है कि CFC का, यानी CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो तब वायुमंडल को गर्म करने का काम कर रहा है, और यह मानव के द्वारा निर्मित, यानी प्राकृतिक CFC प्राकृतिक गैस नहीं है,
यह मानव के द्वारा उत्सर्जित गैस है। मानव के द्वारा जब प्रकृति में, वातावरण में जब चेंज किया जाता है आर्टिफिशियल तरीका पे, तो उससे जो गैस का उत्सर्जन होता है वह गैस CFC कहलाता है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। चलिए, थैंक यू।